फर्स्ट इज इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी को फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। दूसरा जो है सेकेंड लॉ है, वो लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स। ओके, तीसरा जो है एक्शन, थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। फिलहाल हिंदी में आप समझ सकते हो इसको जड़त्व का नियम बोलते हैं, और ये सेकंड नियम है, ये थर्ड नियम। तो पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लॉ। तो पहले समझेंगे फर्स्ट लॉ में है क्या चीज, तो वो देखेंगे। फर्स्ट लॉ जो है इसमें इनर्शिया यूज होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इसको जड़त्व बोलते हैं। अगर इसने न्यूटन ने बताया अगर कोई भी बॉडी है उसका मास अगर m है, अगर ये रेस्ट में रहेगी तो ये रेस्ट में रहेगी, अगर ये मूव करती रहेगी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। अगर कोई एक्सीलरेटेड है ना, रेस्ट की बात कर रहे हैं, फोर्स का लॉ बन जाएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो वो जाते रहेगी, है ना, जब तक कि कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो बॉडी की जो अपनी स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो सकती है बस जब हम कोई फोर्स लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो नहीं चेंज हो सकती। तो लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, इसके नियम के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, कि कोई भी वस्तु इंग्लिश में मैं पहले लिखा देता हूँ, फिर हिंदी में लिख लेना तो नॉलेज को। इट स्टेट द स्टेट ऑफ बॉडी. If a body is at rest, it will continue to be at rest. If it is in motion, uniform motion, it will continue to be in uniform motion. If it is moving in a particular direction, it will continue to be moving in particular direction until or unless कोई external force ना लगाया जाए, until unless external force is not applied. Okay, तो इसमें और law of equilibrium की बोलते हैं, अगर रेस्ट में तो आप देखो ना, velocity जीरो है, velocity constant तो acceleration जीरो, तो इसमें भी acceleration जीरो है, इसमें भी acceleration जीरो है। और अगर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन जीरो ही है ना। अगर कंटिन्यूअस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो भी एक्सीलरेशन जीरो है। तो तीनों चीज में एक्सीलरेशन जीरो है। अगर इसका हम कह सकते हैं कि बॉडी में नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होना चाहिए। अगर बॉडी में कोई भी नेट फोर्स अगर जीरो है तो मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। या दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम के मतलब है संतुलन का, मतलब दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है। एक तो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है काइनेटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक एंड काइनेटिक, या डायनेमिक भी बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो संतुलन दो तरह का होता है कुणाल, सीमांत एंड स्टैटिक को क्या बोलते हैं हम इसको, रुका हुआ, स्टैटिक। हाँ स्टैटिक, यस। डायनेमिक मतलब एक गति करने वाला। इसमें क्या होता है, वेग जीरो होना चाहिए और इसमें वेग कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन दोनों में फोर्स जीरो होता है। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू ये चीज बताऊंगा। पहले मैं एक चीज इसमें करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जड़त्व, इनर्शिया। इनर्शिया यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनर्शिया प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इनर्शिया इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, नोट कर लीजिए। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ क्या, ये फर्स्ट लॉ बोल देते आप हिंदी में। कुणाल जोर से बोलिए जरा, जोर से। क्या फर्स्ट लॉ बोल देते, फर्स्ट लॉ बोल देते आप। फर्स्ट लॉ को ही तो मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन करेगी, अगर कोई पर्टिकुलर दिशा में जा रही है तो उसी दिशा में जाती रहेगी। ये तो आपको हिंदी में किसी भी बुक में मिल जाएगा यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, सिर्फ समझते जाओ। और ये है, इसको स्टेटमेंट भी बहुत इजी है, कोई ऐसा बड़ी नहीं। इसमें मेन क्वेश्चन आते, स्टेटमेंट नहीं आएगा, है ना। इनर्शिया को जड़त्व बोलते हैं। अब वो पॉइंट नोट करते जाओ जो आपके मतलब के। इनर्शिया का मतलब है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, व्हाट इज इनर्शिया। तो आई एम स्टडीइंग इस इनर्शिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनर्शिया को जड़त्व बोलते हैं।
है ना। आपको दो तरह की इनर्शिया मिलेंगे। इनर्शिया जो है वो मास भी हो सकता है, और इनर्शिया आपका रोटेशन में, मास ट्रांसलेशन मोशन में यूज होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में। एम का मतलब मास, ठीक है। और इनर्शिया आगे जाके रोटेशन में मिलेगा आई, इसको रोटेशन मोशन में यूज होता है, रोटेटरी मोशन में यूज होता है, रोटेटरी मोशन। यानी कि जड़त्व जो है वो द्रव्यमान, ये क्या बोलते हैं, वन स्टैटिक, ये गति में, वन डायमेंशन गति में यूज होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में यूज होता है। ट्रांसलेटरी क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेटरी मोशन मतलब उसको बोलते हैं ना, क्या बोल सकते हैं ट्रांसलेटिंग मतलब। जरा पानी दे देना एक गिलास, जरा अभी थोड़ा सा वर्ड एकदम से मॉर्निंग उठा हुआ एकदम याद ही नहीं आए, पानी दे देना एक गिलास। तो ट्रांसलेटिव मोशन में मैं बोला रहा हूँ ना कि क्या बोल सकते हैं ट्रांसलेटिव मोशन को हिंदी में, एक घिसटने वाला गति, घिसटने वाला, घिसटने वाला, ट्रांसलेटिव, घूमने वाला नहीं सर, स्थानांतरित गति, है। स्थानांतरित गति। हाँ, स्थानांतरित गति, यस। तो स्थानांतरित गति बोलते हैं, मतलब बॉडी जैसे ये है, जैसे मोबाइल है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, स्थानांतरित गति हो रही है, ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर ये बॉडी घूम 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 के चल रही है ऐसी, तो ये रोटेटरी मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रोटेटरी मोशन के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आगे जाके पड़ेगी। मास जो है, मास इनर्शिया नहीं है, मास इनर्शिया का रोल प्ले करता है। इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया एक इफेक्ट है, एक तरह का एक इफेक्ट है जो मोशन में देखने को मिलता है। अगर मोशन में अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं, अगर रेस्ट को वेलोसिटी, रेस्ट बॉडी है अगर उसको मूविंग करा देते हैं, अगर कोई बॉडी स्थिर अगर मूव कराते हैं तो इनर्शिया रोल प्ले करेगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है रोक देते तो इनर्शिया रोल प्ले करेगा। अगर कोई बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है उसकी डायरेक्शन बदल देंगे तो इनर्शिया अपना अपना रूप दिखाएगी। इनर्शिया क्या करता है, हमेशा उस फैक्टर का अपोज करता है जिस फैक्टर जिसकी वजह से वो चेंज, पोजीशन चेंज कर रहा है बॉडी। तो हिंदी में मैंने इतना समझा दिया, अब हिंदी में इंग्लिश में लिख लीजिए। इनर्शिया ऑलवेज प्ले द रोल व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ स्टेट। लिख लीजिए, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी, पहले लिखिए, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी, is a property which plays role when there is state of change of motion, state of change of motion लिखना, state of change of motion, when there is state of change of motion। स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन का मतलब क्या होगा बच्चों, अगर रेस्ट में है मोशन में आ जाए तो इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे इसको। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है रेस्ट में आ जाए तो इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। अरे बोलो ना यार। यस सर। और अगर कोई भी बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और डायरेक्शन चेंज करने, डायरेक्शन में एक वन डायरेक्शन जा रही है, वन डायरेक्शन में जा रहा है और कोई सेकंड डायरेक्शन कर दिया है, सेकंड डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, एक डायरेक्शन जा रही है सेकंड डायरेक्शन किसी एंगल पे कर दिया, बाद में उसको डायरेक्शन घुमा दी, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये क्लास, तो ये आपको मैं भेज दूंगा, देन आप लोग इसको प्रॉपर देख पाएंगे अच्छे से। तो सर ये इनर्शिया ऑफ, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सर? ये इनर्शिया ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, ऐसे बोलते हैं, विराम अवस्था का जड़त्व। और ये सारे जो जड़त्व हो रहे हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हो रहे हैं। किसके लिए हो रहे हैं, ट्रांसलेटरी। तुमने अभी हिंदी बोली थी, बहुत अच्छी, अच्छा लगा मुझे। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हो रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए है ये। और इस सब में अगर मास है तभी ये होंगे। अगर बॉडी का मास, अगर
किसी बॉडी का मास हटा दो ना, तो ये कोई भी नियम काम नहीं करेगा, जड़त्व जीरो हो जाएगा। मास है तो जड़त्व है। अब आप एक से एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो इनके सबके एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि आप किसी उसमें खड़े हुए हैं, एक ट्रॉली में खड़े हो, ट्रॉली में खड़े हो और आपका मास क्या है, m मास है। रेस्ट में, आप रेस्ट में खड़े हैं, अचानक से ट्रॉली चल पड़ रही है, अचानक से t बराबर 0 पे रेस्ट में था, t बराबर 0 पे रेस्ट में थी ये ट्रॉली, और किसी टाइम t पर ये वेलोसिटी आ गई बॉडी, इसमें बॉडी में वेलोसिटी आ गई। पहली बात बता रहा हूँ, बस इस बॉडी में वेलोसिटी आ गई। जैसे ही वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी कहाँ आ गई, मान लो इधर आ गई t पर, किसी टाइम t पर। जैसे ही वेलोसिटी आएगा आप एकदम से ऐसे हो जाओगे, अरे होगा कि नहीं? यस सर। ये क्या है, पीछे की डायरेक्शन में क्या हुआ, ये अपोजिशन हुआ। इसने अपोजिशन किया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हुआ। अरे बोलो ना यार, कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी ना यार। अगर उसकी पोजीशन चेंज करोगे, उसको रेस्ट से मोशन में दे दोगे तो अपोजिशन नहीं होगा। यस सर। हाँ, तो ये अपोजिशन किसने किया, स्यूडो फोर्स ने। किसने किया, यानी इसमें एक फोर्स लगेगा इनटू ए। अब आपको एक्सीलरेशन कहां से आ गया ये, अरे भैया 0 से वेलोसिटी v हो गई तो एक्सीलरेशन नहीं आ गया, ये स्यूडो फोर्स नहीं हो गया, इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, छद्म बल बोलते हैं। क्या होते हैं, और एक्सीलरेशन का मतलब कितना हो जाएगा, v माइनस 0 अपॉन t। यहां से यहां तक जाने में टाइम t लगा कि नहीं लगा? यस सर। तो इसलिए ये एक तरह से इनर्शिया के कारण यहाँ पर स्यूडो फोर्स लगेगा और ये झटका पीछे की तरफ लगा। अब बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं मास को 0 कह दूं इस बॉडी का, तो क्या स्यूडो फोर्स की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी? यस सर। तो झटका लगेगा क्या? नहीं। नहीं लगेगा। इसका मतलब मास ही तो इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा है। अरे बोलो ना यार। यस। हाँ, एक्सेलरेशन तो आ गया, लेकिन मास अगर नहीं होगा तो इनर्शिया 0 हो जाएगा। इनर्शिया 0 हो जाएगा तो कोई पोजीशन ही नहीं होगा। तो इनर्शिया रोल मास पे करता है। इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन में देखने को मिलती है, मास के कारण। किसके कारण? मास। यस। तो ये शब्द हिंदी में अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, मास प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया। ये मैंने साफ साफ लिखवा दिया, इन ट्रांसलेटरी मोशन। ये एग्जांपल ये हो गया, कुणाल समझ आ गया आपको? और सुकांता आपसे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। यस सर, यस सर। तो ये क्लियर है सब आपको? अब दूसरा जो है, इसके बाद है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, वही ट्रॉली बना लेते हैं फिर से। इनर्शिया ऑफ मोशन पहले क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब मान लेते हैं ये ट्रॉली बना ली और ये ट्रॉली ऑलरेडी t बराबर 0 पे मूव कर रही थी, मूव कर ही जा रही है। t बराबर 0 से किसी टाइम t तक, t नॉट तक ये मूव कर रही है, मूव कर रही है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। और अब मैंने कोई भी टाइम ले लिया ग्रेटर देन t नॉट, इसको स्टॉप कर दिया। मैंने क्या कर दिया, ट्रॉली को स्टॉप कर दिया, यानी वेलोसिटी 0 ले ली। तो जैसे ही हमने स्टॉप करा, इसमें स्यूडो फोर्स कहां आएगा बताओ जरा। अब स्टॉप करा ना इसमें, तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी v से 0 हुई, रिटार्डेशन वाले का। तो स्यूडो फोर्स आगे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो? यस सर। अब इसमें देखो, अगर कोई भी बॉडी जा रही है, अचानक रोक दोगे तो कैसा होगा, ऐसे नहीं हो जाएगी। बस में आप खड़े होते हो, अचानक ब्रेक लगाते हैं ड्राइवर, क्या करते हो, आप सामने वाले के ऊपर झुक जाते हो। अरे बोलो ना यार। यस सर। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण है, सिंपल। तीसरा, अगर आप, और इसमें डायरेक्शन जरूर चेक कर लेना कि डायरेक्शन कहां जा रही है, आगे क्यों जा रही है, इसका रीजन समझ में आना चाहिए। ओके। तीसरा बात इसमें देखिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जरा देखते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो ये बॉडी है, ये कोई ट्रॉली है, उसमें एक बॉडी व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, जा रही है। तो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, v कांस्टेंट है मान लो। अब जैसे इसने टर्न ले लिया, टर्न हो सकता है कितने भी एंगल पे ले सकता है,
हो सकता है ये थीटा एंगल पे टर्न ले ले, हो सकता है 90 डिग्री पे टर्न ले ले, तो जब 90 डिग्री पे टर्न ले ले या थीटा एंगल पे किसी भी एंगल पे टर्न ले सकता है ये। तो यहाँ से जो टर्न या बताओ, जैसे ही टर्न लेगा तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो जाएगा कि नहीं? अभी वेलोसिटी क्या होगा, v1 होगा, v1 कांस्टेंट है यहाँ पर जाने के लिए, यहाँ पे v2 कांस्टेंट हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, टर्न लिया ना, जाके ऐसे मुड़ गया, तो टर्न लेने में टाइम लगा कि नहीं लगा? यहाँ से यहाँ होने में टाइम मानो डेल्टा टी लगा, टाइम तो फिर तुरंत टर्न हो जाए, भले कुछ सेकंड लगे। बहुत फास्ट टर्न लेता है कोई बॉडी, कोई बॉडी टर्न लेने में टाइम लगाता है, तो जो भी टर्न लेगा उसमें टाइम तो लगेगा ना यार। Yes, sir. हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं, आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, चलो देखो यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो गई और ये टर्न हमने इधर ले लिया, यहाँ पे वेलोसिटी v2 हो गई, और अगर आपसे कोई पूछे कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू कहाँ आएगी वो जरा देखिए। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? अगर v1 माइनस v2 अगर निकालना, डेल्टा v अगर कोई पूछे, डेल्टा v का मतलब होता है v2 माइनस, हम रिलेटिव नहीं निकाल रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। देखो रिलेटिव में क्या करते हैं, अगर v12 होता है तो 1 से 2 का घटाते हैं, वो भी चेंज ही है रिलेटिव, लेकिन उसमें चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होता, चेंज होता है। अरे बोलो ना यार, और चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर रिलेटिव पूछेगा तो वो भी चेंज है, लेकिन वो हमें 1 से 2 के रिस्पेक्ट में या 2 से 1 के रिस्पेक्ट में निकालना घटाना है, वो डिपेंड करता है कि रिलेटिव वेलोसिटी में आ जाए। लेकिन चेंज में मतलब चेंज, अंडरस्टैंड? Yes, sir. मैं आपसे कहूं v12 हो गया v1 माइनस v2, ये चेंज है लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के लिए है। अरे बोलो ना यार, वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2, और लेकिन अगर ये लिखता हूं मैं v2 माइनस v1, तो ये चेंज है लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के लिए चेंज नहीं है। ये चेंज की डेफिनेशन है। अरे बोलो ना यार, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता। अरे बोलो ना यार, ये पॉजिटिव भी आ Yes, सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। अगर पॉजिटिव आ गई तो फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी यार, तो बोलो ना यार। Yes, sir. अगर नेगेटिव आ गई तो फाइनल वैल्यू कम होगी, Value कम होगी। बराबर होगी, खत्म। तो चेंज हम निकाले यार, रिलेटिव नहीं निकालो, अंडरस्टैंड? तो ये v1 है, ये v2 है। अगर आपको आप चेंज निकाल के कॉन्सेप्ट देखनी है तो कैसे करेंगे जरा देखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं इसको वेक्टर की तरीके से बताऊं तो जरा देखिए, इसमें घट कौन रहा है, v1, तो जैसे v2 की डायरेक्शन कहाँ है, v2 की डायरेक्शन तो इधर है, v2 की डायरेक्शन तो इधर है, और v1 की डायरेक्शन आपकी इधर थी। अब इसको पलट देंगे, अगर मैं इधर थी अगर जैसे v1 की डायरेक्शन, तो यहाँ पे अगर जाएगी v1 की डायरेक्शन तो कितनी हो जाएगी, माइनस v1 नहीं हो जाएगी? अरे बोलो ना यार। यस सर। जैसे ये v2 माइनस v1 कर रहा है ना, देखो ना, v2 माइनस v1, v2 से v1 घटाना है, तो v2 की डायरेक्शन तो ये बदलेगी नहीं क्योंकि v2 चेंज माइनस हो नहीं रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हो v2 प्लस ऑफ माइनस v1 लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो क्या? Yes, sir. कुणाल आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, सुकांत आपका रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। क्या आप v2 माइनस Yes, v1 प्लस होल ब्रैकेट माइनस ऑफ v1 नहीं लिख सकते? यस सर। लिख सकते हैं। तो जैसे अब ये हो गया, हमें दो वेक्टर का एडिशन करना है, एक तो माइनस v1 वेक्टर का, एक v2 वेक्टर का एडिशन करना है, और दो वेक्टर का अब ये एंगल हमारा थीटा था, ये वाला एंगल हमारा थीटा था, ये वाला एंगल थीटा था, ये वाला तो थीटा था ना, थीटा कौन सा था, ये वाला तो थीटा था। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यही तो आएगा, यही तो थीटा होगा। दोनों का कौन सा आएगा, ये होगा b डेल्टा b, ये होगा डेल्टा b। तो डेल्टा v की अगर वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा v की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 cos थीटा, इससे निकाल सकते हैं। ये क्या कौन सा लॉ लगा दिया अपने, पैरेललोग्राम लॉ, कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ से निकाल देंगे। जैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना तो कैसे, या एक तरीका और है, या तो वैसे भी कर लो, इसको कंपोनेंट करके कर लो। देखो जैसे ये हमारा हो गया माइनस बी, ये ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, b1 ये हो गया और b2 आपका ये हो गया, b2 आपका ये हो गया। वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। अब एंगल कौन सा थीटा था हमारा, एंगल हमारा थीटा कौन सा था, ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा ये, इसके कंपोनेंट भी कर सकते हो। जैसे इसका b1 वेक्टर को क्या लिखो, b1 को लिखोगे b1 i, b2 को क्या लिखोगे, चेक करते रहना,
वाई एक्सिस है, एक्सिस है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? b2 cos थीटा। ये किसी का ये क्या बज रहा है, ये ये sin theta. इसको बंद कर दीजिए जरा, जो b2 sin थीटा। तो अब हमें इसको कंपोनेंट करके भी फिर हमें ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको आइडिया है। तो ये b1 i और ये b2 को लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा b2 cos थीटा माइनस i प्लस b2 sin थीटा माइनस j। अब आपने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। अब डायरेक्ट आप दिस माइनस दिस कर लीजिए, i को i के साथ कलेक्ट कर लीजिए, j को j के साथ कलेक्ट कर लीजिए, फिर मोड़ ले लीजिए, आएगा यही। इससे अच्छा ये कर लो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया सभी को कॉन्सेप्ट की चेंज कैसे निकालते हैं जनरल में। हाँ, अब हमें यहाँ पे उसका अपोजिशन का डायरेक्शन तो दिखाना है। जरा देखिए अपोजिशन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये तो चेंज बता दी हमने कैसे चेंज करते हैं। ये एक्चुअली जिस बच्चे ने वेक्टर अच्छे से करा होगा उसको वेक्टर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, वो बड़े आराम से कर पाएगा। तो अब मान लेते हैं इस पर डायरेक्शन का देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। मतलब इसमें झटका किस तरफ लगेगा, झटका मतलब अपोजिशन किस तरफ होगा। जैसे ये b1 था और ये इधर जाके b2 हो गई, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ है, इसका रिजल्टेंट इधर आया, डेल्टा भी इधर आया। अभी आपने यही तो देखा, इसका रिजल्टेंट इधर आया, यही देखा आपने। तो अब ये बॉडी है यहाँ पर, अगर मान जैसे टर्न ले, इस बॉडी में एक्सेलेरेशन कहाँ होगा, एक्सेलेरेशन आपका इधर ही होगा ना, एक्सेलेरेशन इधर होगा, तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट। स्यूडो फोर्स के अपोजिट लगेगा m into a। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू वही डेल्टा b बाई डेल्टा t। अरे बोलो ना, ये स्यूडो फोर्स होगा, ये है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स हमेशा सिस्टम के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, सिस्टम के, ये लिख लीजिए आप चीज, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। हाँ, सिस्टम की एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कहाँ हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हुआ, वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज डिवाइड बाय टाइम, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर हुआ, तो इसमें स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, उधर, ठीक अपोजिट 180 डिग्री पर। अरे बोलो ना यार। यस Yes, सर। sir. आप खुद भी सोचो ना, जब आप टर्न लेते हो, जब आप किसी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी वाला अगर टर्न लेता है तो आप ऐसे नहीं हो जाते, जैसे ऐसे टर्न लिया तो आप ऐसे हो जाते हैं, ऐसे। अरे भाई जैसे टर्न लेना है आपने, देखो जैसे ये है, ये टर्न लेगा अगर ऐसे, तो ये झुक नहीं जाएगा ऐसे। Yes, sir. बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, यही तो होता है, साइकिल वाला जब मोड़ लेता है तो आप टर्न नहीं ले जाते हो, वही तो चीज है। आप लेवल रोड से टर्न ले जाते हैं, इसी को बोलते हैं। तो आप ये देखा कि डायरेक्शन कैसे दिखाई देते हैं, इसमें क्या है। अब इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, ये आपको सभी को समझ आना चाहिए कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हमने क्यों बोला। क्योंकि जब फोर्स जीरो रहेगा तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहने में कोई बुराई नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड। यस सर, गॉट अब इट। इस क्वेश्चन जरा इसमें देखना, क्योंकि एफबीडी वगैरह मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ले ली, एक इंक्लाइंड स्ट्रिंग ले ली, और ये ब्लॉक हमने यहाँ पे कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम वैल्यू दे देते हैं, सपोज करिए मास दे देते हैं m दे देते हैं, ठीक है। और ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री है। मास की वैल्यू 2 kg ले लेते हैं, मास की वैल्यू 2 kg ले ली हमने, और ये एंगल 37 ले लिया। और यहाँ पर आपको दो स्ट्रिंग देखने को मिल रही है, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। ये वाली स्ट्रिंग मत मानो इसको, हालांकि ये भी स्ट्रिंग का काम कर रही है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर जो वेट लगेगा वही इसमें टेंशन हो जाएगा। तो आप मुझे इसमें टेंशन 1 एंड 2 बताइए। टेंशन इसमें 1 है, T1 है, और इसमें टेंशन T2 है। तो T1 और T2 की वैल्यू निकाल के बताइए। तो कैसे निकालते जरा एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी। जैसे कैसे, जैसे इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, जहां पर दोनों स्ट्रिंग कनेक्टेड हैं, उसी पॉइंट पे एबीडी बनाया जाता है। तो जैसे इस पॉइंट का एबीडी बनाएंगे, दो एबीडी बनेंगे, एक तो इस पॉइंट का एबीडी बनेगा। यहाँ पे टेंशन देखो, टेंशन हमेशा बॉडी से या पॉइंट से भी दिखाते हैं। इसमें टेंशन T2 T1 इधर दिखाएंगे, और इसमें टेंशन T2 इधर दिखाएंगे। और ये जो आएगा इधर, ये जो टेंशन T आएगा इधर, जो टेंशन T आएगा इधर T होगा, और इस बॉडी का एबीडी बनाएंगे। ये टेंशन T ऊपर जाएगा और mg नीचे जाएगा,
क्या ये एफडी सभी को समझ आ गई? Yes, sir. Yes, ये जो sir. जितने एंगल पे ये रहेगा उतना ही एंगल दिखाएंगे। ये एंगल 37 है तो 37 ही दिखाएंगे। क्लियर है? सर ये वीडियो का रिपीट कर देते। अब हमें करना क्या होता है, हमें फोर्स इक्वेट करने होते हैं ताकि बैलेंसिंग हो जाए। सर एफबी टेबल सर ये फ्री कुणाल थोड़ा वाली जोर से बोला, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोला करिए माइक के पास जाके। यस, क्या कह रहे हैं कुणाल? सर फ्री वाली डायग्राम एक बार रिपीट कर दीजिए। डायग्राम रिपीट कर देता हूँ। देखो ये हॉरिजॉन्टल वॉल है, ये थोड़ा ये वर्टिकल वॉल है, और हमने एक दो धागे लिए, और जो अगर कुछ नहीं, अगर स्ट्रिंग के बारे में कुछ ना कहा जाए तो हम लोग आदर्श डोरी लेते हैं। आदर्श डोरी में तनाव पूरी स्ट्रिंग में समान होता है, लेकिन स्ट्रिंग बदल दोगे तो तनाव बदल जाएगा। और हमने क्या किया, इस ब्लॉक को हैंग कर दिया इस पॉइंट के माध्यम से। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐसे बांधी, यहाँ पे टाइटली बांधी, एक यहाँ स्ट्रिंग बांधी, और यहाँ पे एक ब्लॉक लटका दिया 2 किलोग्राम का। तो हमें पूछा जा रहा है कि इसमें टेंशन कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आएगा, इस पॉइंट पे टेंशन P1 ऊपर जाएगा इधर, और इस पॉइंट पे टेंशन P2 इधर जाएगा। अभी हमेशा टेंशन दूर लगता है, बता रखा है मैंने आपको, और इसमें टेंशन T मान लेते हैं। अब ये इसका एलबीडी बनाएगी, तो इसका टेंशन P नीचे, तो इसमें टेंशन T ऊपर, क्योंकि दोनों को मिलाओगे तो एक ही स्ट्रिंग बन गई ना ये, और mg नीचे। अब ये संतुलन की अवस्था में है, इसका संतुलन देखेंगे, यहाँ से T बराबर क्या आएगा, यहाँ से T बराबर mg आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। इसके लिए अगर संतुलन देखना है, इसके दो घटक करने लेंगे। इसका घटक क्या होगा, T1 cos 37, ये हो जाएगा पर T1 sin 37। तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, T1 cos 37। क्यों? क्योंकि x एक्सिस की तरफ फोर्स 0 होना चाहिए। अगर देखो, अगर फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस का फोर्स भी 0 होना चाहिए, y एक्सिस का फोर्स भी 0 होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली x एक्सिस का फोर्स 0 करने के लिए ये इसके बराबर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, T1 cos 37 बराबर T2, ये हो गया। और ऐसे ये इसके बराबर करना पड़ेगा, तो ये इसको करेंगे तो क्या आएगा, T1 sin 37 बराबर T2। जब ऊपर और नीचे के फोर्स बराबर होंगे तभी तो संतुलन आएगा, नहीं तो वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा संतुलन। Yes, sir. अब हमें क्या, देखो यहां से T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको नंबर 3। इक्वेशन 1 से T की वैल्यू इक्वेशन 3 में डाल देंगे, तो mg से mg, ये T यहाँ mg आ जाएगा, और T1 कितना होगा, mg बाई sin 37। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी mg बाई sin 37, चेक कर लीजिए। और sin 37 कितना होता है, sin 37 होता है आपका 3/5, तो 5 mg/3 हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, sin 37 3/5 लिख लो जिसको नहीं पता। sin 37 कितना होता है, 3/5, तो 3/5 cos 37 होता है 4/5। तो बस ये T1 आ गया। अब T1 की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो T2 आ जाएगा। T2 कितना आ जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा T1 की वैल्यू कितना है, 5/3 mg इंटू cos 37। cos 37 कितना होता है, अभी बताया 4/5, तो 5 से 5 बढ़ जाएगा 4 mg/3, ये T2 आ गया। ये बात सभी को समझ आ गई, तो T2 भी आ गया, T1 भी आ गया। इसके मैं वीडियो सोल्यूशन भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा, तो आप और अच्छे से देख लेना। फिलहाल ये मुझे बता दी, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया सभी को? Yes, sir. आ गया. ठीक है कुणाल, यस सर समझ आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आएगा बेटा, ये सब चीजें जरूरी हैं, क्योंकि बगैर इनके नीट एग्जाम नहीं निकलेगा, याद रखना। इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और यही है कि मैं रीजन इसका ये वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए सेव कर रहा हूँ, और इसके थ्रू मेरे यूट्यूब के वीडियो भी बनते जा रहे हैं, और आप लोगों को भी फायदा मिलता जा रहा है। बोलिए ना, जब कभी देखना हो तो देख सकते हो, ठीक है? यस सर। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन लिखिए,
ये अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड स्ट्रिंग। देखो हर तरफ क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। एक बॉडी है जो सस्पेंड किया गया 2 थ्रेड के द्वारा। एक थ्रेड आपका ये है और एक थ्रेड आपका ये है। ये बॉडी सस्पेंड की गई है। ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, इधर से ये वाला एंगल, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है। इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है और बॉडी का मास 5 kg है। बॉडी का मास कितना है? 5 kg। ये बॉडी है, बीच में ये बॉडी है। तो आपको T1 T2 की वैल्यू बतानी है। बताइए ऑप्शन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मोर देन वन आंसर करेक्ट है इसके। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं मैं, T1 बराबर 25 न्यूटन, T2 इज इक्वल टू 25 न्यूटन एंड T इज इक्वल T, थर्ड ऑप्शन में दे रखा T1 इज इक्वल टू 25√3 न्यूटन। फोर्थ ऑप्शन में है T2 इज इक्वल टू 25√3 न्यूटन। इनमें से एक आंसर भी हो सकता है, दो भी। देखो नीट में तो सिंगल करेक्ट आएगा, लेकिन जेई एडवांस में आपके मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं सिंगल करेक्ट के अलावा। तो ये मान के चलिए, आपको तो कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन करना है, तो आप निकालिए इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। वही काम करना है। देखो आप अपनी मर्जी, इधर ये मान लिया करो y एक्सिस और ये मान लिया करो x एक्सिस। इसके कंपोनेंट कर दो, इसके T1 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे और T2 के कंपोनेंट हो जाएंगे। कंपोनेंट करके बैलेंस करना है बस, और कुछ नहीं, काम आपको ही करना पड़ेगा। देखो प्रैक्टिस आपको करना है। मैं 2 मिनट में इसको करके आंसर निकाल दूंगा, मुझे कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करो तो प्रयास करो। अलीशा, कुणाल, Yes, sir. सुकांता, आर यू डूइंग? Yes, sir. सुकांता अपने जरा फेस तो दिखाओ एक बार वीडियो ऑन तो करो जरा अपना, एक बार देख तो लूं मैं आपको, अपने स्टूडेंट को। सुकांता, ओपन योर वीडियो। यस, ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है सुकांता, तो ये इसको करिए, ट्राई कीजिए, इसको बंद कर लीजिए वीडियो। Okay, sir. Okay, sir. तो कैसे करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले आप एफबीडी बनाएंगे तो टेंशन T1 ये आएगा और T2 ये आएगा। कंपोनेंट किसके करेंगे? जो एंगल दिया उसी के कंपोनेंट करेंगे। ये जिस तरह एंगल होता है उस तरह cos कंपोनेंट आएगा। इसका कंपोनेंट क्या आएगा? T1 cos 30, इसका ये कंपोनेंट आएगा T1 sin 30। ऐसे ये एंगल कितना है? 60, तो 60 के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट होंगे। ये हो जाएगा T2 cos 60, ये हो जाएगा T2 sin 60 और mg नीचे यानी 5g नीचे। अब आपको क्या करना है? इन दोनों फोर्स का सम इसके बराबर कर देना है। Yes, और sir. इसकी वैल्यू इसके बराबर कर देना है। बस हो गया, सॉल्व कर लेना है। इन दोनों फोर्स का सम इसके बराबर क्यों करेंगे? क्योंकि y डायरेक्शन में भी फोर्स 0 करना पड़ेगा, और इसको इसके बराबर क्यों करेंगे? क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स भी 0 करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो करिए और आंसर बताइए। आंसर बताइए, आंसर वेट कर रहे हैं कि मुझे बताया जाए। भाई आंसर कह रहे हैं कि मुझे बताओ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बंसस, यस, Yeah, sir. कितना फर्स्ट आ रहा है? Sir, T1 आ रहा है 25. T1 25 आ रहा है और T2 एक मिनट से बताता हूँ.
आप भी बताओ, यस, बंसस और अलीशा, कुणाल और सुकांता, आप भी बोलिए। ट्वेंटी फाइव रूट थ्री आ रहा है 25√3, तो T2 Yes, sir, 25√3, T2. यानी ए और डी आंसर आ रहा है ना? यस सर बिल्कुल ठीक है, आंसर दोनों करेक्ट हैं आपके, वेरी गुड, बधाई हो आपको। ए एंड डी आंसर है भाई, बाकी लोग चेक कर लेना। मैंने तरीका बता दिया, y डायरेक्शन 40 करेंगे तो T1 sin 30 प्लस T2 में एक्सप्रेशन लिख देता हूं, बाकी सॉल्व करना आपका काम है। इन दोनों का सम बराबर इसके बराबर करेंगे, 5g के बराबर करेंगे, g की वैल्यू को टैन लेना है और इसको एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरा T1 cos 30 बराबर T2 cos 60, दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। T1 T2 में रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, और वो T1 की वैल्यू T2 के टर्म में यहाँ रख दो और जी को टैन ले लो, तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? क्या कुणाल करके बताना पड़ेगा क्या? अब तो कर ही लोगे। सर एक बार ये कैसे रिपीट कर देते एक बार और? एक बार कैसे, वही तो यार तुम्हें बार बार चीजें, इस पे कंपोनेंट करे, कंपोनेंट करना तो सिखाया ना वेक्टर में। इसके Yes, T1 sir. के कंपोनेंट, दो कंपोनेंट करे, दो बच्चे, T1 के दो बच्चे, एक ये बच्चा एक ये बच्चा, ये कंपोनेंट कॉस वाला होगा, ये कंपोनेंट साइन वाला होगा। ऐसे ही T2 के दो Yes, sir. कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कॉस वाला, ये वाला कंपोनेंट साइन वाला। अब ये दोनों कंपोनेंट ऊपर चले गए, इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, दोनों मिलके कहेंगे हम दोनों अब हम वेट को संभाल लेंगे। ये कह रहे मैं इसका घटक और इसका घटक, कह रहे हम दोनों मिलके वेट को संभालेंगे, वेट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो इन दोनों का सम